जो मुझ पर झपटा वो एक टी शर्ट पहने लड़का था। देखने से लगता था कि जिंदा रहते वक्त वो कोई एथलीट रहा होगा। बाकी धीमे ज़ॉम्बी से अलग ये एथलीट ज़ॉम्बी बहुत तेज भाग रहा था। पलक झपकते ही वो मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। मैं साइड में हटा और उसकी स्पीड का फायदा उठाकर बेड से जोर से मारा। वाकई एथलीट था। एक बार खाकर भी सीधा खड़ा हो गया। मैंने तुरंत नीचे की तरफ स्विंग मारी और उसे गिरा दिया। फिर 2 और वार करके उसे खत्म कर दिया। तभी आखिरी ज़ॉम्बी मुझ पर झपटा। मैं उठ भी नहीं पाया था कि उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। उसने अपना खून से भरा मुंह खोला और मेरे बेसबॉल बैट को जोर से काट लिया। फिर पूरी ताकत से उसे चबाने लगा। मैंने धीरे से गाली दी। मैं उसे अपने ऊपर से हटाना चाहता था, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी नहीं कर पाया। जैसे ही मैंने पूरी ताकत जुटाकर फिर से कोशिश करने की सोची, तभी एक पतला सा छोटा हाथ अचानक आया। उसने ज़ॉम्बी की गर्दन पकड़ी और उसे दूर फेंक दिया। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, वो थी शचिंगू। तभी वो ज़ॉम्बी फिर से गुर्राता हुआ हमारी तरफ झपटा। मैं अभी उठा भी नहीं था कि शचिंगू बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसने ज़ॉम्बी की गर्दन कसकर पकड़ी और जोर से मोड़ दिया। क्रैक! एक ही झटके में उसकी गर्दन टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा इतनी नाजुक दिखने वाली शचिंगू इतनी ताकतवर होगी। लगता है मेरा अंदाजा सही था। वो सच में इवॉल्व हो चुकी है। पहले जब मैंने उसकी स्किन का रंग हल्का ग्रे से पिंक होते देखा था, तभी मुझे शक हुआ था, और अब ये पूरी तरह कंफर्म हो गया। मैंने सिस्टम पैनल खोला तो देखा कि शचिंगू का अफेक्शन लेवल 50 तक बढ़ चुका था। उसे खुश करना किसी इंसान लड़की से कहीं आसान था। ना उसे महंगे बैग चाहिए, ना कोई कॉस्मेटिक्स, बस थोड़ा सा खाना काफी था, और वो तो मुझे प्रोटेक्ट भी कर सकती है। मैं उसे देख ही रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जैसे अभी जो कुछ हुआ वो उसी ने नहीं किया। कुछ देर बाद मैं फिर से ज़ॉम्बी साफ करने में लग गया। शचिंगू सिर्फ तभी बीच में आती थी जब मेरी जान सच में खतरे में होती थी। बाकी समय वो बस चुपचाप साइड में खड़ी होकर देखती रहती थी। मैं शाम तक इसी में लगा रहा और अंधेरा होने के बाद ही क्लासरूम बिल्डिंग में वापस आया। जैसे ही मैं मेंस वॉशरूम पहुंचा, मैं अपने कपड़े उतारकर खून साफ करने ही वाला था कि तभी मुझे एहसास हुआ शचिंगू भी अंदर आ गई है। किसी लड़की के सामने नहाना मेरे लिए ये पहली बार था। थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर सोचा आखिर वो एक ज़ॉम्बी ही तो है। बस मैंने जल्दी जल्दी नहाना खत्म किया और साफ कपड़े पहनने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर शचिंगू पर पड़ी। मुझे नहीं पता ज़ॉम्बी पसीना बहाते हैं या नहीं, लेकिन लड़ाई की वजह से उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था, तो मैंने सोचा उसे भी नहला दूं। उसी वक्त शचिंगू मुझे देख रही थी। मुझे पता था कि उसके दिमाग में लड़का लड़की जैसा कोई फर्क नहीं है, फिर भी मुझे हल्की शर्म आ गई। मैंने हिम्मत की और जल्दी से उसके कपड़े उतार दिए। उसकी साफ गोरी स्किन देखकर एक पल के लिए मैं खुद को संभाल नहीं पाया। बस उसे देखते ही शरीर गर्म होने लगा। मैंने तुरंत खुद को याद दिलाया वो एक ज़ॉम्बी है। तभी जाकर मैं थोड़ा शांत हुआ। मैंने जल्दी जल्दी उसे नहलाना शुरू किया। 1 मिनट बाद वो पूरी तरह साफ हो चुकी थी। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। हो गया, अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, है ना? लेकिन वो अब भी मेरी आंखों में ही देखे जा रही थी। इस बार शचिंगू की आंखों में कुछ अलग था, जैसे उसमें हल्की सी भावना दिख रही हो। मुझे नहीं पता ये सच था या सिर्फ मेरा वहम। जिज्ञासा में मैं थोड़ा और पास गया। अगले ही पल शचिंगू का शरीर अचानक मेरे ऊपर आ गया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे अचानक कुछ करेगी। बचना नामुमकिन था, लेकिन जो मैंने सोचा था कि वो मुझ पर टूट पड़ेगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। मेरे होठों पर एक नरम हल्का सा मीठा एहसास हुआ। मेरी आंखें हैरानी से खुल गईं। तभी सिस्टम की आवाज आई और मुझे होश आया। बधाई होस्ट, आपको रिवॉर्ड मिला है, फर्स्ट किस वैक्सीन, ज़ॉम्बी वायरस। इसे इस्तेमाल करने के बाद आप ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून हो जाएंगे। मैंने तुरंत सिस्टम पैनल खोला और शचिंगू का अफेक्शन लेवल देखा। एक और बड़ा सरप्राइज मिला। किसने सोचा था सिर्फ नहलाने से उसका अफेक्शन लेवल 60 तक पहुंच जाएगा, सीधे लाइक वाले फेज में। मैंने सिस्टम बंद किया और शचिंगू से पूछा, क्या तुम्हें अब कुछ महसूस होता है? शचिंगू ने सिर्फ हल्का सा तिरछा किया। चेहरे पर एक मासूम सा एक्सप्रेशन था। साफ था उसे इतनी मुश्किल बात समझ नहीं आई। तो मैंने सवाल आसान कर दिया, क्या तुम मेरी बात समझती हो? इस बार उसने सिर हिला दिया। मैंने उसे कुछ और सवाल पूछे, लेकिन जैसे ही बात थोड़ी भी मुश्किल होती, वो एकदम खाली सी नजरों से देखने लगती, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है अभी उसे खुद से काम करवाना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसका अफेक्शन बढ़ेगा, शायद वो अपने इंसानी एहसास वापस पाले, और उस वक्त वो मुश्किल बातें भी समझ पाएगी। फिलहाल पहले इस बाथरूम से निकलते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे। क्लासरूम में वापस आकर मैंने धीरे से रून यूएन से पूछा, मुझे पता चला है कि मिनी फायर स्टेशन एडमिन बिल्डिंग के मेन गेट के पास है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद ज़ॉम्बी के झुंड को घुमाकर जाना पड़ेगा। मैंने ये जानकारी चुपचाप याद कर ली। फिर मैंने उसे आराम करने के लिए कहा। कुछ ही देर में क्लास में सिर्फ मैं और शचिंगू बचे थे। मैंने ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन निकाली और सीधे अपने हाथ में इंजेक्ट कर ली। पूरा वायल खाली कर दिया।
अब उन ज़ॉम्बी के झुंड से मुझे खतरा और कम हो गया था। उसी वक्त क्लासरूम बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर दो लोग चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक थोड़ा घबराया हुआ था। क्या सच में कुछ नहीं होगा अगर हम ये करें? दूसरा हंसकर बोला, क्या होगा, चाहे वो कितना भी अच्छा लड़ता हो, आखिर हैं तो सिर्फ दो लोग, और उनमें से एक तो बस एक लड़की है। ताइजू, तो एक लड़की से भी डर रहा है क्या? ये बोलने वाला था लुए। जल्द ही दोनों एक एक करके मेरे क्लासरूम तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि आगे और पीछे के दरवाजे अंदर से बंद है, लेकिन ये लुए को रोकने के लिए काफी नहीं था। वो पहले भी क्लास बंक करने में एक्सपर्ट था। उसने खिड़की पकड़ी, थोड़ी मेहनत के बाद उसे खोल लिया और फिर एक छलांग लगाकर अंदर आ गया। ताइजू लुए जितना फुर्तीला नहीं था और खिड़की पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वो दूसरा पैर अंदर लाने वाला था, उसने क्लासरूम के अंदर एक छोटी सी परछाई को धीरे धीरे खड़े होते देखा। डर के मारे उसकी आवाज कांप गई। ओ लुए, अंदर कोई है? लुए तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसे अपने सीने में बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। एक पतली सी बाह उसके सीने के आर पार निकल चुकी थी। ताइजू डर के मारे जड़ हो गया। वो मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक और हाथ उसके सीने के आर पार निकल गया। शिचिंगमू ने अपने खून से भीगे हाथों को देखा। अचानक उसके अंदर एक अजीब सी भूख और प्यास जागी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारा खून चाट लेना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि शिचिंगमू बहुत एक्साइटेड होकर मुझे अपने हाथ का खून दिखा रही थी। मैं एकदम रुक गया। इसका क्या मतलब है? शिचिंगमू ने फिर खिड़की की तरफ देखा। मैंने भी उसकी नजर फॉलो की। वहां एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा था और दूसरा खिड़की के सहारे टिका हुआ था। दोनों के सीने में बड़ा सा छेद था। उनके पास ही एक नन चाकू लटका हुआ था। ये सब देखकर मुझे सब कुछ तुरंत समझ में आ गया, लेकिन उसी वक्त शिचिंगमू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे आगे पीछे हिलाने लगी। मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या चाहती है। मैं उसे लेकर बाथरूम गया और उसके हाथों से खून साफ कर दिया। जब मैं वापस क्लासरूम में आया तो मैंने जल्दी से दोनों लाशों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। तभी रू यूएन अपने लैपटॉप के साथ आ गई। उसने हल्का सा सिर हिलाकर मुझे नमस्ते किया और अपनी सीट पर जाकर काम करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर गुचंगू का नफरत भरा चेहरा दिखाई दिया। उसने गुस्से में पूछा, लुए कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने बिल्कुल शांत चेहरे से कहा, कौन लुए? नाटक मत करो, जो मेरे साथ था, हरे बाल वाला। तभी मुझे समझ आया, कल रात जो दो लोग आए थे उनमें से एक का नाम लुए था, लेकिन मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो और मैं किसी लुए को नहीं जानता। वो गुस्से से बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? वो पहले गायब नहीं हुआ, बाद में भी नहीं। वो ठीक उसी वक्त गायब हुआ जब तुम यहाँ आए। अगर ये तुम नहीं थे तो और कौन हो सकता है? मैंने झुंझलाकर कहा, ये कैसी बकवास कर रहे हो? अगर कोई यहाँ से गायब हुआ है तो खुद जाकर ढूंढो, मेरे पास आकर परेशान मत करो। हमारी बहस सुनकर काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। उनमें लूहा भी थी। उसने थोड़ा शक भरे अंदाज में पूछा, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? गुचंगू का लहजा थोड़ा नरम हो गया। लुए और ताइजू गायब हो गए हैं। लूहा ने कुछ पल सोचा, क्या वो दोनों सामान ढूंढने बाहर गए होंगे? नामुमकिन, गुचंगू ने तुरंत कहा, मेरे ऑर्डर के बिना वो कहीं नहीं जाते। मैंने मौका देखकर बात बीच में डाली, तुम्हें इतना यकीन है कि वो तुम्हारी इतनी सुनते हैं? कौन जाने, शायद वो तुमसे तंग आ चुके हो सकता है तुम सो रहे थे और वो चुपचाप भाग गए। ये सुनकर गुचंगू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो वहीं मुझे मार देना चाहता था, लेकिन अफसोस वो मुझे हरा नहीं सकता था। तभी माहौल शांत करने के लिए लू बीच में आई। हो सकता है वो दोनों सच में किसी काम से बाहर गए हों, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, थोड़ा इंतजार करो। इस बार गुचंगू ने उसकी बात मान ली। अगर वो रात होने से पहले वापस नहीं आए तो मैं तुमसे हिसाब लेने जरूर आऊंगा। ये धमकी देकर वो ठंडे चेहरे के साथ वहां से चला गया। जैसे ही वो वेयरहाउस के पास से गुजरा, चश्मा पहने एक आदमी जो वहां पहरा दे रहा था बोला, यंग मास्टर गू, वेयरहाउस का खाना कम हो रहा है तो लोगों को भेजो और लाओ। जी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। वो आदमी जाने ही वाला था कि गुचंगू ने उसे रोक लिया। रुको, मैं तुम्हें एक नई लिस्ट देता हूँ, सब कुछ इसी लिस्ट के हिसाब से करना। उस लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम थे जो उसकी बात नहीं मानते थे। ऐसे लोग उसके लिए सिर्फ बोझ थे। उन्हें बाहर सामान ढूंढने भेजना ही बेहतर था। अगर वो बाहर मर भी गए तो खाने की बचत होगी। एक ही चाल में दो काम, ये सोचकर गुचंगू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस तरह थोड़े ही समय में यहाँ सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उसकी हर बात आंख बंद करके मानते हैं, और फिर वो आराम से उस इंसान से बदला ले सकेगा जिसने उसे बेइज्जत किया था। तभी दूर से एक मीठी लेकिन बनावटी सी आवाज आई, यंग मास्टर ग, आप यहाँ हैं, मैं आपको ढूंढ रही थी। गोचंगू ने ऊपर देखा। उसके सामने जैंग वेवेई खड़ी थी, चमक दमक वाले कपड़े पहने हुए। उसकी तरफ चलते हुए, तुम यहाँ क्यों आई हो? लू कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं है। जैंग वेवेई ने जवाब दिया, एक क्लासमेट को बुखार है, वो उसकी देखभाल में लगी हुई है। ये सुनते ही गोचंगू के चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई। अगर अभी लू यहाँ नहीं है तो क्या ये मौका सही नहीं है थोड़ा मजा लेने का? ये सोचते ही गोचंगू की नजर जैंग वेवेई पर बदल गई। अब वो काफी गंदी और लालची लग रही थी। तुम मुझे ढूंढ रही थी, कोई काम था? जैंग वेवेई ने हल्का सा होठ काटा, क्या मैं बिना काम के तुम्हें नहीं ढूंढ सकती? तो मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। यह सुनकर जैंग वेवेई थोड़ी शर्मा गई। आप भी ना ऐसी बातें करते हैं कि मुझे शर्म आ जाती है।
उसे ऐसे देखकर गो छंगू के अंदर एक अजीब सी गर्मी उठने लगी। अचानक उसके अंदर चाहत जाग उठी। वो तुरंत आगे बढ़ा और जैंग वेवेई की कमर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने फुर्ती से खुद को छुड़ा लिया। यंग मास्टर ग, आपको डर नहीं लगता कि कोई हमें देख लेगा? मुझे बहुत शर्म आएगी। ये सुनकर गो छंगू जोर से हंसा। ऐसा करते हैं, मुझे वैसे भी वेयरहाउस जाकर सामान देखना है, तुम मेरे साथ चलो। जैंग वेई ने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है। दोनों एक के पीछे एक वेयरहाउस में गए। पीछे से गो छंगू ने दरवाजा बंद कर लिया। वो बेचैन होकर फिर से उसे किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैंग वेवेई फिर से बच गई। अब गो छंगू थोड़ा परेशान हो गया। अब क्या हुआ? जैंग वेवेई ने पहले वेयरहाउस में पड़े सामान को देखा, फिर धीरे से बोली, यंग मास्टर ग, लगता है खाना ज्यादा नहीं बचा है ना? गो छंगू ने बेफिक्री से कहा, मेरे पिता के लोग आने तक तो काफी है। इतना कहते हुए वो अपने कपड़े उतारने लगा। फालतू बातें मत करो, जल्दी करो, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। जैंग वेई हल्का सा हंसी, एक तरह से मजाक उड़ाते हुए। यंग मास्टर ग, क्या आपको सच में लगता है कि आपके पिता के पास आपको बचाने का टाइम है? ये सुनकर गो छंगू एकदम रुक गया। क्या मतलब? जैंग वेवेई ने बात बदल दी और हल्के से हंसते हुए बोली, मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी, इतना सीरियस मत होइए। अच्छा हाँ, अभी याद आया, लू ने मुझे बुलाया था, मैं चलती हूँ यंग मास्टर ग। इतना कहकर जैंग वेई वहां से चली गई और गो छंगू वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह बेइज्जत। इस वक्त वो किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जब मैं ज़ॉम्बी साफ कर रहा था, तभी अचानक दूर से मदद की आवाज आई। मैंने अपना बेसबॉल बैट कसकर पकड़ा और उस दिशा में देखा। एक बड़ी बिल्डिंग की खिड़की से एक औरत मेरी तरफ देखकर चिल्ला रही थी। ये देखकर मैंने धीरे से गाली दी। क्या ये औरत मरना चाहती है? इस एपोकलिप्स में जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना बहुत खतरनाक होता है। मुझे पता था वो मेरा ध्यान खींचना चाहती है, लेकिन मेरा उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी उसकी आवाज ने अनजाने में मेरी मदद कर दी। खाली मैदान में जो ज़ॉम्बी थे, आवाज सुनकर धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगे। मैंने शन शिंगू से कहा, चलो, लगता है आज जल्दी काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये देखकर बिल्डिंग में खड़ी वो औरत बेचैन हो गई। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की आवाज सुनाई नहीं दे रही? जैसे जैसे ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगे, वो चुप हो गई और रोने लगी। क्लासरूम में वापस आकर मैंने रॉन यानवेन से पूछा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने किसी औरत की आवाज सुनी? उसने सिर हिलाया। हाँ, सुनी थी। मुझे लगता है वो टीचर वैन थी। टीचर वैन? तुम उसे जानती हो? वो हमारी स्कूल डॉक्टर है। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बचाने जाऊं? मेरे सवाल पर रॉन यानवेन, जो माउस पकड़कर बैठी थी, एक पल के लिए रुक गई, फिर बोली, मुझे लगता है वो तुम्हारे काम आ सकती है। और हाँ, वो बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है। समझ गया। ये कहकर मैं शन शिंगवू को लेकर नहाने चला गया और फिर 2 दिन बीत गए। जिंदा बचे स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जा रही थी। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो 50 से ज्यादा लोग जिंदा थे। अब शायद सिर्फ 30 के आसपास ही बचे हैं। इस वक्त सबके बीच डर फैलने लगा था। उस दिन मैंने शन शिंगवू की तरफ इशारा करते हुए रॉन से कहा, थोड़ी देर इसका ध्यान रखना, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग जाना है, इसे साथ ले जाना ठीक नहीं रहेगा। मैंने जानबूझकर 2 दिन इंतजार किया था, ताकि वो औरत वैनिंग पूरी तरह उम्मीद छोड़ दे, ताकि जब मैं उसे बचाने जाऊं तो वो मुझ पर पूरी तरह भरोसा करे। आधे घंटे बाद मैं अपने टारगेट पर पहुंच गया, लेकिन वहां 10 से ज्यादा ज़ॉम्बी घूम रहे थे। मैं उन्हें अचानक हमला करके खत्म करना चाहता था, लेकिन सबको एक साथ मारना मुमकिन नहीं था। मुझे जल्दी काम खत्म करना था। मैंने गहरी सांस ली और सीधे फायर स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। तभी उन ज़ॉम्बी ने मुझे देख लिया। वो जोर जोर से गुर्राने लगे और मुझे चारों तरफ से घेरने लगे। ये देखकर मैं पूरी ताकत से आगे भागा। ज़ॉम्बी अभी पूरी तरह मुझे घेर नहीं पाए थे। मैंने मौका लिया और सीधे छोटे फायर स्टेशन के अंदर घुस गया। वहां मुझे मिले 2 वॉकी टॉकी, एक फायर एक्स और एक एस्केप रोप। मैंने सब उठाया और तुरंत बाहर निकल गया। मैं सामान लेने में इतना ध्यान लगा रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला एक ज़ॉम्बी सिर्फ 3 मीटर दूर खड़ा था। मैंने जल्दी रिएक्ट किया और तुरंत बाथरूम में घुस गया। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर विनिंग की हालत बहुत खराब थी। उसकी होश की हालत भी धुंधली हो चुकी थी। उसी बीच उसे एक जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने दरवाजा तोड़ दिया हो। फिर एक आदमी की आवाज गूंजी। क्या वो पहले ही मर गई? अफसोस, मैं लेट हो गया। ये सुनते ही वेनिंग ने अचानक आंखें खोल दी और पूरी ताकत से चिल्लाई, मैं जिंदा हूं, प्लीज मुझे बचाओ। मैंने उसकी तरफ एक बेसबॉल बैट फेंका। क्या तुम अभी भी चल सकती हो? अगर जीना है तो हथियार कस कर पकड़ो। वेनिंग ने दांत बीचे। दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। मैं कर सकती हूँ। मैं उसे लेकर कमरे से बाहर निकला। तभी एक ज़ॉम्बी लड़खड़ाता हुआ हमारी तरफ आया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और एक ही वार में एक्स उसके सिर में घुसा दी। ज़ॉम्बी वहीं का वहीं रुक गया। ये देखकर मैं खुद सोचे बिना नहीं रह पाया। ये एक्स इस्तेमाल करने में सच में मजा आ रहा है।
पीछे खड़ी वेनिंग ये सब देखकर हैरान रह गई। उसके लिए मैं ऐसे ज़ॉम्बी मार रहा था जैसे कोई घूम रहा हो। जैसे ही हम सीढ़ियों तक पहुंचे, वो भी संभल कर मेरे पीछे भागी। सीढ़ियों पर काफी सारे ज़ॉम्बी थे जो मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए थे। बाहर खुला मैदान था, अगर वो मुझे घेर लेते तो हर तरफ से हमला होता, लेकिन यहाँ सिर्फ एक सीढ़ी थी। एक समय पर सिर्फ एक ज़ॉम्बी ही मुझ पर हमला कर सकता था, इसलिए मैं खुद को काफी सुरक्षित महसूस कर रहा था। ऊपर से मुझे ऊंचाई का फायदा भी था, मैं आसानी से उनके सिर और गर्दन पर वार कर सकता था। कुछ ही मिनटों में सीढ़ियां ज़ॉम्बी की लाशों से भर गईं। वेनिंग फिर से दंग रह गई। उसके दिल में मेरी छवि और भी बड़ी और ताकतवर बनती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक किसी ने उसका टखना पकड़ लिया। उसके पैरों के पास एक फीमेल ज़ॉम्बी थी जिसका आधा चेहरा गायब था। वेनिंग डर के मारे जम गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, आंखों में आंसू भर गए और मैं उसके पास खड़ा बस देख रहा था। मैंने ठंडे लहजे में कहा, बैट से मारोगी नहीं या न्यू ईयर के लिए बचा कर रखोगी? मेरी बात सुनकर वेनिंग का चेहरा लाल हो गया। उसने बैट उठाया, आंखें बंद की और पूरी ताकत से वार किया। मैं पूरी टाइम उसे देखता रहा। मैंने जानबूझकर उस ज़ॉम्बी को छोड़ा था ताकि वो खुद लड़े। मैं चाहता था कि वो जल्दी मजबूत बने। मैंने सिर हिलाया, अच्छा किया। मेरी तारीफ सुनकर वेनिंग बहुत खुश हो गई। कुछ देर बाद क्लासरूम की खिड़की से रोन यान यान चिल्लाई। वो लोग वापस आ गए। उसके पास शशि शिंगू खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखें दूर से ही हमें ध्यान से देख रही थी। उनके आसपास काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे। ये सब देखकर उनमें जांग वेवे भी थी। इस वक्त वो बाहर चमकती आंखों से देख रही थी। जब मैं वेनिंग को लेकर खिड़की तक पहुंचा, रोनयान उसे खोलने ही वाली थी, लेकिन जांग वेवे एक कदम आगे निकल गई। उसने खिड़की खोल दी और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया और खुद ही चढ़कर अंदर आ गया। मैं अंदर कूद गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेनिंग चांग वेवे का हाथ पकड़कर मुश्किल से ऊपर चढ़ेगी। अंदर आने के बाद वेनिंग ने उसे धन्यवाद कहा। जांग वही मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी बनावटी लग रही थी। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है मिस वेनिंग, हमारे ग्रुप में आपका स्वागत है। बाकी स्टूडेंट्स तुरंत वेनिंग के पास आ गए और खुशी से बातें करने लगे। देखकर साफ था कि वो सबके बीच काफी पॉपुलर थी। मैंने उस भीड़ पर ध्यान नहीं दिया और सीधे शिन शिंगू को लेकर ऊपर चला गया। रुको, मैं भी आ रही हूँ। वेनिंग ने मुझे देखता देखा और तुरंत बाकी स्टूडेंट्स को छोड़कर मेरे पीछे आ गई। बाकी स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि मिस वेनिंग अचानक क्यों चली गई। उसी वक्त दूसरी मंजिल पर मेरे क्लासरूम के दरवाजे पर एक साथ 4 लड़कियां आ गईं। रोनयान ने अपने चश्मे ठीक किए और बाकी तीनों को ध्यान से देखने लगी। चारों में सिर्फ वही थी जिसे यहाँ आने की असली वजह पता थी। बाकी तीनों को खुद नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों आई हैं। मैंने भी दरवाजे पर खड़ी चारों लड़कियों को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। जैसे ही मैंने बर्तन का ढक्कन खोला, पूरे कमरे में एक जबरदस्त खुशबू फैल गई। चारों लड़कियां उस खुशबू को सूंघकर खुद को रोक नहीं पाईं और अनजाने में उनके मुंह में पानी भर गया। मैंने सबसे पहले अपने और शन शिंगू के लिए खाना परोसा, फिर एक और कटोरा भरा और रोन यान को दे दिया। खाते वक्त रोन बाकी लोगों की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे थोड़ा गर्व हो रहा हो। वेनिंग कई दिनों से भूखी थी। वो अब तक सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से जिंदा थी, इसलिए उस खुशबू का उस पर सबसे ज्यादा असर हुआ। उसके मुंह में पानी भर गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए मुझसे कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तभी मेरे सामने सिस्टम पैनल खुल गया। टारगेट का नाम वेनिंग, पहचान स्कूल नर्स, अफिनिटी 50, हाथ पकड़ने का इनाम फर्स्ट एड किट, मेडिकल मेन्यू, पहला किस का इनाम ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन, पूरी तरह जीतने पर इनाम इन्फीरियरी और उसका सारा मेडिकल सामान। ये देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। लगता है उसे पहले नजरअंदाज करना सही फैसला था। उसका अफेक्शन सीधा 50 तक पहुंच गया। मैंने वेनिंग से पूछा, तुम खाना चाहती हो? उसने बिना सोचे कहा, हाँ बहुत। मैंने शांत आवाज में कहा, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें भी वही दूंगा जो उसे मिलता है, रोज एक कटोरी मांस और एक कटोरी सब्जी। मेरे ये कहते ही साइड में आराम से खा रही रोवन येन वुएन को अचानक लगा कि उसके कटोरे का मांस अब उतना स्वादिष्ट नहीं रहा, लेकिन वार्निंग ने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तुरंत उसके लिए कटोरा भर दिया और वो जल्दी जल्दी खाने लगी। वो सच में बहुत भूखी थी। मैंने फिर बाकी दोनों की तरफ देखा। टारगेट का नाम लूही, पहचान आर्ट स्टूडेंट, पियानो प्लेयर, अफिनिटी 0, हाथ पकड़ने का इनाम पियानो स्किल, पहला किस का इनाम पियानो नोट्स का कलेक्शन, पूरी तरह जीतने पर इनाम पियानो की आर्टिस्टिक टैलेंट। टारगेट का नाम जैंग वेवे, पहचान मटीरियलिस्टिक स्टूडेंट, अफिनिटी 3, हाथ पकड़ने का इनाम एक कार, पहला किस का इनाम 100 मीटर का घर, पूरी तरह जीतने पर इनाम 1000 मीटर की हवेली।
मैंने मन ही मन सिस्टम से चेक किया तो पता चला इनाम में मिलने वाली कार कोई भी हो सकती है, छोटी कार से लेकर फरारी तक, और बड़े वाहन भी जैसे भारी ऑफ रोड ट्रक, यहाँ तक कि एक टैंक भी। और वो 100 मीटर वाला घर, वो भी काफी काम का था। मैं अपने सेफ जगह को 2 गुना बड़ा कर सकता था। लगता है ये ज़ैंग वेइवेई भी कुछ काम की है। जहां तक लू की बात है, उसके इनाम उतने खास नहीं थे। चालाक ज़ैंग वेइवेई ने मेरी नजर का बदलाव नोटिस कर लिया। उसने अपने बाल ठीक किए और हल्की सी अदा के साथ बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी आपके लिए काम कर सकती हूँ? उसके पास बैठी रोवन यान ये सुनकर अंदर से सिहर गई। उसे ये सब बिल्कुल गंदा लगा, लेकिन उसे लगा नहीं था कि ज़ैंग वेइवेई ऐसा करके कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उसके हिसाब से मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रखता हूँ जो मेरे काम के हों। लेकिन उसकी हैरानी के लिए मैंने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कर दी। ठीक है, तुम्हें भी वही मिलेगा जो बाकी 2 को मिलता है। ये सुनकर रोवन यान वुवन की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये ज़ैंग वेइवेई आखिर कर क्या सकती है? इसे मेरे जितना सब कुछ क्यों मिल रहा है? उसी वक्त ज़ैंग वेइवेई ने मेरा दिया हुआ कटोरा लिया। उसकी उंगलियां जैसे हल्के से मेरे हाथ को छू गईं। मैं उसकी झिझक साफ देख सकता था। मैंने कहा, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ज़ैंग वेइवेई सच में समझदार थी। उसे पता था यहाँ रहना आखिर में बुरा ही साबित होगा। कुछ ना करने से बेहतर है रिस्क लेकर मेरे साथ चलना। हमारी हरकतों ने जल्दी ही बाकी लोगों का ध्यान खींच लिया। लोग आपस में बातें करने लगे। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं ये पागल तो नहीं हो गए? बाहर जाने का सोच रहे हैं? अच्छा होगा अगर ये चले जाएं। काफी समय से परेशान कर रहे थे। लूहा भी वहीं भीड़ में खड़ी थी। उसने सबकी बातें सुनी और उसके चेहरे पर चिंता आ गई। भले ही मैंने उसे कल मना कर दिया था और उससे बुरा भी बोला था, फिर भी वो हमें मरने के लिए ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। वो तुरंत भीड़ से बाहर आई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने शांत होकर कहा, यहाँ से निकल लें। वैसे भी तुम लोग हमें यहाँ नहीं चाहते हैं ना? मेरे सवाल पर लूहा कुछ बोल नहीं पाई। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, पीछे से एक आवाज आई, सही कहा, हमें तुम लोग यहाँ नहीं चाहिए, लेकिन बाकी लोग जा सकते हैं। मिस निंग, आप स्कूल डॉक्टर हैं, प्लीज हमारे साथ रुक जाइए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। वो गू चिंगयू था। उसे अच्छे से पता था कि डॉक्टर कितनी जरूरी होती है। वो साफ तौर पर बाकी स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करके वर्निंग पर दबाव डालना चाहता था। ये देखकर मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। साला मेरे ही टीम के लोगों को मेरे सामने छीनने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही वर्निंग आगे बढ़ी। यहाँ कोई दवाई नहीं है, अगर मैं यहीं रुकूं तो भी कोई फायदा नहीं होगा, मेरे लिए बाहर जाना ही बेहतर है। गो चिंगयू फिर भी समझाने की कोशिश करता रहा। आप एक टीचर हैं, भले ही आप कुछ ना करें, बस यहाँ होने से ही सबको हिम्मत मिलती है। लेकिन वर्निंग ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने साफ फैसला कर लिया था, वो मेरे साथ ही जाएगी। जब गो चिंगयू को समझ आ गया कि वो उसे मना नहीं सकता, तो उसका बाकी लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। उसके लिए वर्निंग ही काम की थी, बाकी रोवन येन और ज़ैंग वेइवेई सिर्फ बोझ थीं। मैंने कहा, फालतू बातें बंद करो, चलो अब। मेरा उससे बहस करने का मन नहीं था। मैं मुड़ा और बाहर निकल गया। मेरे पीछे बाकी लड़कियां भी तुरंत चल दीं। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद ये पहली बार था जब ज़ैंग वेइवेई क्लासरूम बिल्डिंग से बाहर निकली थी। वो चारों तरफ घबरा कर देख रही थी, जैसे किसी भी वक्त भागने को तैयार हो। लेकिन थोड़ी ही देर में उसने राहत की सांस ली, क्योंकि यहाँ एक भी जिंदा ज़ॉम्बी नहीं था, सिर्फ जमीन पर पड़ी लाशें थीं। हम स्कूल के पीछे खाली जगह पर पहुंचे। मैं रुक गया। ये देखकर ज़ैंग वेइवेई घबरा गई। क्यों रुक गए? यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है, जल्दी चलो। मैंने शांत होकर कहा। हम पहुंच गए। यहाँ कौन रह सकता है? इतनी सुनसान जगह। ये आदमी पागल है क्या? काश मैं इसके साथ ना आती। वो अपने मन में क्या सोच रही थी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा पूरा ध्यान सिस्टम पर था। मैंने मन में कहा, सिस्टम, रियल एस्टेट रिवॉर्ड लो। डिजातो ब्लूप्रिंट डिटेक्ट हो गया है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से निर्माण शुरू करें, हाँ या नहीं?